गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे अपने 10 वर्षों के अध्ययन एवं अध्यापन के अनुभव के आधार पर भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला का शुभारंभ कर रहा हूं। यह श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह श्रृंखला आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल होगी। इसी के साथ प्रश्न प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रैक्टिस है, यह हम खास करके भारत का भूगोल और इसमें भी हम लोग स्थिति एवं विस्तार की आज चर्चा करेंगे कि स्थिति और विस्तार से किस प्रकार से प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या तो कम रहेगी, लेकिन इसमें हम इन प्रश्नों के आधार पर और कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है, यह आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वांचल अथवा पूर्वी पहाड़ और पर्वत का हिस्सा नहीं है। तो देखा जाए पूरे पूर्वोत्तर में जो मेघालय राज्य है, पूर्वोत्तर में वैसे तो 7 राज्य हैं ऐसा आप जान सकते हैं, लेकिन इसमें से अगर देखा जाए तो मेघालय जो है, मेघालय इसकी स्थिति जो है, स्थिति तो है पूर्वोत्तर में, लेकिन इसकी उत्पत्ति और संरचना जो है यह किसकी है, प्रायद्वीपीय भारत का यह पार्ट है। ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर मेघालय जो है यह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है और मेघालय में ही गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं जो गारो पहाड़ी है यह पूर्वांचल अथवा पूर्वी पहाड़ या पर्वत का हिस्सा नहीं है। शेष जो हैं कह सकते हैं ये सभी पार्ट किसके हैं, तो पूर्वांचल के पार्ट हैं। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। वैसे देखा जाए जो तटवर्ती हमारे राज्य हैं, तटवर्ती राज्य, तो तटवर्ती राज्यों की जो संख्या है टोटल आपके 9 राज्य प्लस 4 केंद्र शासित हैं। कितने हैं, 4 केंद्र शासित हैं। और अगर हम मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि से लगे हुए आपके जो हैं में आप देख सकते हैं 9 प्लस 2, ये 2 जो हैं, एक इसमें से है दमन दीव और एक आपका है, एक दमन दीव है और दूसरा यहाँ पर है पांडुचेरी। ये 2 हैं जो मेनलैंड से लगे हुए राज्य हैं और केंद्र शासित हैं। और इस आधार पर ये तो 11 राज्य हैं जो मेनलैंड से जुड़े हुए हैं और 2 जो हैं वो अलग से हैं, जो इसको हम कहते हैं एक प्रकार से द्वीपीय राज्य। तो कैसे हैं, द्वीपीय राज्य हैं। टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पर संख्या हो जाती है 13। कितनी हो जाती है, 13। और इसमें से जो सबसे लंबी तटरेखा है वह अंडमान निकोबार की है, लेकिन चूंकि यहाँ पर विकल्प में अंडमान निकोबार दिया नहीं है तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह गुजरात हो जाएगा, क्योंकि सबसे लंबी जो तटरेखा है, वैसे सबसे लंबी तटरेखा तो अंडमान निकोबार की है। अगर हम इसके पश्चात बात करें तो इसके पश्चात आपका गुजरात मिलता है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है। इसके पश्चात अगर देखें तो आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश के पश्चात अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु के पश्चात अगर देखें तो यहाँ पर महाराष्ट्र, फिर केरल और इसी प्रकार आप आगे बढ़ सकते हैं तो उड़ीसा मिलेगा और उड़ीसा के पश्चात यहाँ पर कर्नाटक है, वेस्ट बंगाल है और गोवा है। गोवा की तटरेखा सबसे कम है, तो आप इस आधार पर इसको अरेंज कर सकते हैं और इसकी बहुत बृहद चर्चा तो जब हम लोग भारत का भूगोल स्पेशल पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो यह कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये जो 8 राज्य हैं इसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यह झारखंड है, यह आपका वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर त्रिपुरा है और यहाँ पर है मिजोरम, लेकिन मणिपुर नहीं है। इतना ही नहीं, जो कर्क रेखा है, यह कर्क रेखा टोटल अगर हम बात करें तो 16 देशों से होकर के गुजरती है।
कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? तो 16 देशों से होकर के गुजरती है। इस 16 देश में आपके 2 देश जो हैं यह नॉर्थ अमेरिका के हैं, 6 देश आपके अफ्रीका के हैं और 8 देश जो हैं ये कहाँ के हैं? एशिया के। तो भारत के 8 राज्य से गुजरती है तथा एशिया के 8 देश से होकर के यह कर्क रेखा गुजरती है। इतना ही नहीं, अगर हम विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा टोटल 13 देशों से होकर के गुजरती है। विषुवत रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है? तो विषुवत रेखा 13 देशों से होकर के गुजरती है। और अगर इसी प्रकार से हम मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा टोटल 10 देशों से होकर के गुजरती है। और इस पर भी चर्चा हम लोग जब विश्व की मैपिंग पर डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर लिखा है, भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में हुई थी। यह पूरी तरीके से कह सकते हैं रिपीटेड प्रश्न में पूछे जाते हैं और यह आंकड़ा बेस है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे आयोग अपेक्षा करता है कि आप कुछ आंकड़े याद करके रखिए। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा अलग किए गए हैं। अंडमान निकोबार में आप देख सकते हैं अंडमान आपका नॉर्थ में है और निकोबार आपका साउथ में है, और इन दोनों को अलग करने वाली जो संरचना है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। क्या है? 10 डिग्री चैनल। और यह जो पार्ट है हम कह सकते हैं यह भारत के पूर्व में स्थित है। और भारत की अगर हम पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप के नीचे ही आपका मिल जाएगा यहाँ पर मिनिकॉय है, और मिनिकॉय के भी नीचे अगर आप बात करें तो यहाँ पर मिलता है मालदीव है। कौन है? मालदीव है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो चैनल है इसका नाम है 9 डिग्री और यहाँ पर जो चैनल है वो है 8 डिग्री। यहाँ से भी प्रश्न बनाए जाते हैं और पूछे जाते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। आगे हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो इस चूंकि पूछे गए प्रश्न का आंसर क्या है? 10 डिग्री चैनल है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरों की संख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरों की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर आंसर तो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो 1 लाख, क्या 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर की अगर हम बात करें तो ऐसे यहाँ पर कितने हैं? तो टोटल यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो 64 हैं। कितने हैं? 64 हैं। इतना ही नहीं, हम अलग से अगर देखें तो दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में कितने हैं? तो 61 हैं। इसी प्रकार अगर 10 लाख वाले नगर की हम बात करें तो 10 लाख वाले जो टोटल नगर हैं आपके देश में, तो इसकी संख्या टोटल है 53। अपने देश में कितने हैं? तो 53 हैं। पूरे देश में 53 हैं। और इसमें से भी उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर संख्या मिलती है 7 हैं। और केरल में भी कितने हैं? 7 हैं। लेकिन इस 53 में से भी 9 ऐसे शहर हैं, 53 में से 9 ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 40 लाख से अधिक। कितनी है? 40 लाख से अधिक नगरों की संख्या कितनी है? तो 9 है। और इसी प्रकार इस 9 में भी अगर हम बात करें 3 ऐसे नगर हैं जिनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक है। कितने से? 1 करोड़ से अधिक। तो इन सब पर बृहद चर्चा तो हम लोग जब जनसंख्या और नगरीकरण देखेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन फिर भी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं भारत में? तो टोटल यहाँ पर 53 हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 7 है, केरल में भी 7 हैं। और इस 53 में से 9 ऐसे शहर हैं जो 40 लाख से अधिक जनसंख्या को रखते हैं, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश का एक भी नगर नहीं है। और इसमें भी 3 ऐसे महानगर हैं जिनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक है। ये सारी चर्चाएं हम लोग जनसंख्या नगरीकरण के अंतर्गत देखें। यस, इस पूछे गए प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो अरब सागर में जितने भी द्वीप हैं ये सब कोरल मूल से बने हैं, अर्थात प्रवाल से बने हैं। किससे बने हैं? प्रवाल। क्योंकि प्रवाल की संरचना कोरल से होती है, इसलिए इसको हम लोग कोरल मूल से भी कह देते हैं।
और उसकी चर्चा तो विशेष करके हम लोग जब दो जगह पढ़ेंगे, एक तो ओशनोग्राफी में पढ़ते हैं और दूसरे पर्यावरण में पढ़ते हैं। इसी प्रकार जो अगला प्रश्न है यहाँ पर लिखा है लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप क्या ज्वालामुखी से उत्पन्न है, या प्रवाल से उत्पन्न है, या विवर्तनकीय घटनाओं से उत्पन्न है, या कछारी उत्पन्न है? तो इसका जो सबसे बेहतर आंसर है वो क्या है? यह प्रवाल द्वारा निर्मित संरचना है। अगला प्रश्न है भारतीय मानक रेखा 82.5 डिग्री निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो यह टोटल, ध्यान रखिएगा, टोटल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश। इसी 5 राज्य से होकर के यह 82.5 डिग्री वाली रेखा गुजरती है। यह तमिलनाडु से होकर के नहीं गुजरती है। तो यहाँ विकल्प में देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश से गुजर रही, छत्तीसगढ़ से गुजर रही, मध्य प्रदेश से गुजर रही, लेकिन तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर पूछा है किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से होकर के नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों में कौन दक्षिण का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण का जो चेरापूंजी है वह तो है अगुम्बे, और अगुम्बे जो है यह शिमोगा जिले में है। कहाँ पर है? यह शिमोगा जिले में है। और शिमोगा जिला कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। तो कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है अगुम्बे, जिसे हम दक्षिण का चेरापूंजी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय तटरेखा की लगभग लंबाई 1000 किलोमीटर में है? वैसे भारतीय तटरेखा की जो लंबाई है टोटल 7516.6 किलोमीटर है। और यह आंकड़ा अगर नियर अबाउट में हम देखें तो चूंकि 516 है, इस आधार पे तो यह 8000 के आसपास पहुंचेगा अगर नियर अबाउट की हम बात करें। लेकिन फिर भी आयोग ने इस पूछे गए प्रश्न का आंसर दिया है 7000, जो कि एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट तो वैल्यू है नहीं, लेकिन फिर भी नियर अबाउट में 7000 के आसपास दे रहे हैं आंसर। जबकि आप स्वयं आकलन कर सकते हैं, क्योंकि यह 7500 से अधिक है तो इसको 8000 होना चाहिए था। तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो परंपरागत तरीके से पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं। तो जो रिपीटेड प्रश्न है उसका आंसर भी आपको रिपीटेड प्रकार का ही देना पड़ता है। अगला प्रश्न है इसी प्रकार से, देख सकते हैं आप, निम्नलिखित स्थानों में से 21 दिसंबर की सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होगी? तो 21 दिसंबर का तात्पर्य है कि सन आपका कहाँ पे रहेगा? सन आपका मकर रेखा पर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सन मकर रेखा पर लंबवत होगा। और जब सन मकर रेखा पर लंबवत होगा, इसका तात्पर्य भारत का जो दक्षिणतम बिंदु होगा इसे सबसे अधिक प्रकाश की अवधि प्राप्त होगी। और दक्षिण में दिए गए विकल्पों में जो ऑप्शन है बंगलोर, मुंबई, जयपुर और तिरुवनंतपुरम, इन चारों में जो सबसे दक्षिण में स्थान है उसका नाम है तिरुवनंतपुरम, और एक इसका पार्ट है तो तमिलनाडु का पार्ट है। तो कह सकते हैं तिरुवनंतपुरम को सबसे अधिक प्रकाश की प्राप्ति हो जाएगी 21 दिसंबर को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्रोत से देश में जल संसाधन की संभाव्यता सर्वाधिक है? तो वैसे तो जल संसाधन के कई सोर्स हैं, लेकिन उन सब में सबसे अधिक जो संभाव्यता है वो किसकी है? सतही जल की संभाव्यता सबसे अधिक है। इसी प्रकार आप अगले प्रश्न को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को लाल नदी, क्या लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जानते हैं? इसका आंसर है असम। यह भी परंपरागत प्रश्न है जो रिपीट होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आपको याद करना है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ, किसके साथ? छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो छत्तीसगढ़ के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो एक है उत्तर प्रदेश, एक है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और यहाँ पर झारखंड है। बिहार इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, पाक जलडमरू मध्य भारत से किसको अलग करता है? तो यहाँ पर आपको मिलेगा पाक जलडमरू मध्य। यह जो पाक जलडमरू मध्य है, यह पाक जलडमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है? तो एक तरफ है बंगाल की खाड़ी और एक तरफ है मन्नार की खाड़ी। कौन है? मन्नार। तो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने वाली संरचना को कहते हैं पाक जलडमरू मध्य। और किसको किसको अलग करता है? तो भारत को श्रीलंका से यह क्या करता है? अलग करता है। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है
और वैसे भी हम लोग जितने भी स्टेट हैं, जितने भी चैनल हैं, इन सब की चर्चा अलग से बृहद रूप से हम लोग करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न मेरिडियन लाइन कहाँ से होकर के गुजरती है? तो वैसे जो आपकी प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये आप देख सकते हैं, जो 0 डिग्री की रेखा है, ये 0 डिग्री की रेखा के इधर के पार्ट को हम लोग नाम देते हैं ईस्ट, और इस तरफ की रेखा को हम नाम देते हैं वेस्ट। एक तरफ है ईस्ट, एक तरफ है वेस्ट। और भारत चूंकि प्राइम मेरिडियन लाइन के किधर है, ईस्ट में स्थित है, और भारत का जो टाइम कैलकुलेशन होता है वह 82.5 डिग्री ईस्ट से होता है। कहाँ से होता है? 82.5 डिग्री ईस्ट की रेखा से किया जाता है। इस पूछे गए आंसर का हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट। और वैसे भी आपको पता है, इस पर और चर्चा की जाती है कि कैसे हम लोग टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। टाइम का जो कैलकुलेशन होता है वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, और इसी आधार पर अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो भारत और लंदन के मध्य का जो टाइम अंतराल है वह करीब करीब 5.5 घंटे का अंतराल मिलता है। इस पर भी अलग से चर्चा की जाएगी। किसी भी अक्षांश का हम लोग टाइम या डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे जो डेट लाइन है वह 180 डिग्री की रेखा होती है। इसके आप जैसे ही ईस्ट या वेस्ट की तरफ जाएंगे डेट चेंज हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे पास है? तो कर्क रेखा के पास जो सबसे नियरेस्ट शहर है उसका नाम है जबलपुर, और ये किसका पार्ट है? यह मध्य प्रदेश का पार्ट है। इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा जबलपुर। वैसे चाहे भोपाल ले लीजिए, चाहे आप भुज ले लीजिए, चाहे उज्जैन ले लीजिए, लगभग लगभग सब कर्क रेखा के ही नियर अबाउट हैं, लेकिन फिर भी सबसे नियरेस्ट स्थान कौन सा है? तो जबलपुर है इस पूछे गए प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कोरोमंडल तट स्थित है। तो वैसे भारत की दो तट रेखा है, एक ईस्ट कोस्ट है और एक वेस्ट कोस्ट है। तो जो वेस्ट कोस्ट है यहाँ पर है मालाबार, क्या है? यहाँ पर है मालाबार, और ईस्ट की तरफ जो तट है इसका नाम है कोरोमंडल। क्या नाम है? कोरोमंडल। तो कोरोमंडल आपके पूर्व में है और मालाबार ईस्ट में है। तो यहाँ पर चूंकि प्रश्न कोरोमंडल का है तो कोरोमंडल तट कहाँ पर स्थित है? तो आप देख सकते हैं कर्नाटक, तो कर्नाटक ईस्ट में है। तमिलनाडु कर्नाटक कहाँ है? वेस्ट में है। तमिलनाडु किधर है? ईस्ट में है, यहाँ पे। यहाँ पर है कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश भी ऊपर है, लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं, बल्कि यहाँ पर आप तमिलनाडु के आधार पर आंसर करते हैं। इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य के समीप ही कोरोमंडल तट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार। ये भी एक प्रकार से पूरी तरीके से आंकड़े पर आधारित प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आयोग आपसे पूछता रहता है, तो इसको आप एज इट इज़ याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दक्षिण विस्तार इसका है 3214 किलोमीटर, तथा पूर्व पश्चिम जो विस्तार है वह 2933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। भारत और पाकिस्तान के बीच की वैसे जो सीमा है वह तो होती है उत्तरवर्ती सीमा, लेकिन चूंकि विकल्प उपलब्ध ना होने के कारण इसकी जो यहाँ पर सीमा है उसको हम आरोपित सीमा कहते हैं। तो इस पूछे गए प्रश्न का आंसर यहाँ पर सी है। और अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा है, भारत और पाकिस्तान तथा भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमाएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैं? तो यहाँ पर चूंकि उत्तरवर्ती विकल्प हमारे सामने उपलब्ध है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तरवर्ती। और यदि उत्तरवर्ती ना होता तो वैसे में हमारा आंसर क्या हो जाता? आरोपित सीमाएं हो जाता। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा है, कश्मीर घाटी एवं डल झील इन दोनों के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय के नीचे लघु हिमालय है। तो ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में एक घाटी है जिसका नाम है एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और इसी एमसीटी को हम कहते हैं कश्मीर की घाटी। क्या कहते हैं? कश्मीर की घाटी कहते हैं। और यहीं पर आपको मिलती है डल की झील। क्या मिलती है? डल झील मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डल झील और कश्मीर की घाटी दोनों ग्रेट हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य में है, लेकिन चूंकि विकल्प में लघु हिमालय कहीं दिया नहीं है, तो ध्यान रखिएगा लघु हिमालय का जो विस्तार है, अगर हम क्रम से देखें, कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर आप आगे बढ़ें, तो यहाँ पर आपको मिलता है पीर पंजाल। क्या मिलता है? पीर पंजाल है। फिर आप नीचे की तरफ आते हैं, यानी पूरब की तरफ जाते हैं, यहाँ पर धौलाधर है, पीर पंजाल है, धौलाधर है। फिर आप देखेंगे नागटीवा है और महाभारत है। ये जो महाभारत है
यह आपका पड़ता है नेपाल में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। ये सारी संरचनाएं किसकी हैं? लघु हिमालय की हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा और महाभारत। तो इस आधार पर विकल्प में एक तरफ तो ग्रेट हिमालय आपको मिल रहा है, बृहद हिमालय, और दूसरी तरफ लघु हिमालय के स्थान पर क्या दे दिया है? पीर पंजाल। तो इस आधार पर इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है, एक फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजियर ने कौन सा शहर डिजाइन किया था? तो ली कार्बुजियर ने चंडीगढ़ शहर को डिजाइन किया था। इसी प्रकार लुटियन महोदय हैं। कौन है? लुटियन महोदय। और लुटियन महोदय ने किस शहर को डिजाइन किया था? तो वह शहर है दिल्ली। दिल्ली को किसने डिजाइन किया है? लुटियन ने। और कार्बुजियर ने किसको डिजाइन किया है? तो चंडीगढ़ को। अगला प्रश्न है, उडगमंगलम ऊटी में, अर्थात उडगमंगलम को ही हम लोग ऊटी के नाम से भी जानते हैं, में बसाव पैटर्न किस प्रकार का है? तो यह एक, ध्यान रखिएगा, यह एक पर्वतीय क्षेत्र है। कैसा है? पर्वतीय क्षेत्र है। और पर्वतीय क्षेत्र में जो बसाव होता है वह खास करके यहाँ पर सीढ़ीदार संरचना। कैसी होती है? सीढ़ीदार होती है। तो इस पूछे गए प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीढ़ीदार रूपी संरचना में इसका बसाव है। अगला प्रश्न है, रबारी है। तो रबारी गुजरात का एक खानाबदोश जनजाति है। रबारी क्या है? गुजरात की एक खानाबदोश जनजाति है, जिसे स्थानीय लोग गोपालक भी कहते हैं और इसे हीरा बंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरा बंसी भी कहते हैं और इसे गोपालक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखा जाए दुधवा एक नेशनल पार्क है और इसी को दुधवा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। यह एक टाइगर रिजर्व भी है। क्या है? टाइगर रिजर्व भी है। तो टाइगर रिजर्व का तात्पर्य है कि यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कोरी क्रीक स्थित है। तो कोरी क्रीक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कल्प ऑफ कच्छ है, और यह जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं कच्छ का रण है। और यहीं पर दो स्थान मिलता है, एक का नाम है कोरी क्रीक। क्या नाम है? कोरी क्रीक है। और एक का नाम है सर क्रीक। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है सर क्रीक। तो सर क्रीक जो है यह भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा विवाद का कारण है। किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा विवाद का कारण है सर क्रीक। और इसके लिए अतीत में 1965 में युद्ध भी हो चुका है। और कोरी क्रीक इस सर क्रीक से थोड़ा सा दक्षिण में है, लगभग 30 किलोमीटर का दोनों के मध्य में डिफरेंस है। और कहाँ पर है? कच्छ के रण में स्थित है। अर्थात इस पूछे गए प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? कच्छ के रण में स्थित है। अगला प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा आवासित स्थान है? वैसे जो सर्वाधिक ठंडा है वह है, अगर हम देखें तो यहाँ पर कह सकते हैं साइबेरिया का है। इसको हम कहते हैं तो साइबेरिया का ही है। और दूसरा यहाँ पर है द्रास। क्या है? द्रास। और सबसे अधिक कौन है? तो साइबेरिया। साइबेरिया जो है सर्वाधिक ठंडा स्थान है। और किसका है? यह रूस का पार्ट है। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? द्रास, जो भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के उस द्वीप का नाम बताएं जिनमें सक्रिय ज्वालामुखी है। तो अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान वाले सेक्शन में आपका बैरन द्वीप स्थित है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एक कैसा है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस बात को ध्यान रखना। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन। इसी प्रकार अगर हम मेनलैंड की बात करें तो मेनलैंड पर आप देख सकते हैं एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है डालमा हिल। क्या नाम है? डालमा हिल। ये जो डालमा हिल है यह मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। कैसा है? यह मृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी है। और यह किसका पार्ट है? यह छोटा नागपुर पठार का पार्ट है। क्या है? छोटा नागपुर। इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे जब भारत के भूगोल
की भौतिक स्थिति और विस्तार की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर इसका भी हम लोग स्पष्टीकरण करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रमाणिक समय निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो यह नैनी प्रयागराज से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? नैनी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से होकर के यह रेखा गुजरती है। नैनी से तो पूरी तरीके से नहीं गुजरती है, लेकिन नैनी के दक्षिण से होकर के यह रेखा गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले भारतीय राज्य का नाम बताएं। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा राज्य है वह है राजस्थान, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश और पांचवें नंबर पर है आपका गुजरात। इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान ही सबसे बड़ा भारतीय राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, जबकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या के नगरीय जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो वहां पर महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र जनसंख्या वो भी नगरीय जनसंख्या के दृष्टिकोण से, और उत्तर प्रदेश किस दृष्टिकोण से है? तो टोटल जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत के शुष्कतम स्थान का नाम बताएं। तो भारत का जो सर्वाधिक शुष्कतम क्षेत्र है वो है जैसलमेर, और ये कहाँ पे है? तो यह राजस्थान में है। यहाँ पर जो वर्षा होती है यह 5 सेंटीमीटर से भी कम है। 5 सेंटीमीटर से भी क्या है? कम है वार्षिक तौर पर। इस आधार पर हम कह सकते हैं जैसलमेर भारत का सर्वाधिक शुष्कतम स्थान है। सर क्रीक विवाद है, तो सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य में है, और इसी को लेकर के 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य में युद्ध भी हो चुका है। अगला प्रश्न है, कौन एक कथन सही है? तो यहाँ पर दिए गए 4 विकल्प हैं, लेकिन जो सबसे सही आंसर है वो पहला है, क्योंकि यहाँ पर दिया है प्रायद्वीपीय भारत आर्कियन काल से अब तक समुद्री निमज्जन से प्रभावित नहीं हुआ है। ये पूरी तरीके से सत्य बात है। लेकिन जो दूसरा विकल्प है, लिखा है अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के प्राचीनतम भूसन्नतियों में से एक है, ऐसा नहीं है। साथ में अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, दिया है धारवाड़ समूह की चट्टानों में जीवाश्म है, ये गलत है। धारवाड़ की जो चट्टान है ये मानते हैं कि यह प्राथमिक अवसादी चट्टान है। कैसी है? यह प्राथमिक अवसादी चट्टान है, लेकिन इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसमें हम कह सकते हैं यह धात्विक खनिज के लिए ज़्यादा जानी जाती है। इसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में किस संरचना में पाए जाते हैं? तो उसका नाम है धारवाड़ किस्म की संरचना में पाए जाते हैं। विंध्यन समूह के चट्टान में लौह अयस्क पाए जाते हैं, ये सत्य नहीं है, क्योंकि लौह अयस्क सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाए जाते हैं? धारवाड़ समूह की संरचना में पाए जाते हैं। इस पूछे गए प्रश्न का आंसर कौन सा है? पहला है। अगला प्रश्न इसी प्रकार आप देख सकते हैं, लिखा है 26 दिसंबर 2004 सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतया सागर में डूब गया है? तो इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, अंडमान निकोबार का पार्ट था, और यह 2004 की सुनामी के दौरान जलमग्न हो चुका है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो अंडमान निकोबार पे था, यह अब जलमग्न हो चुका है। कब? जब 2004 में सुनामी आई थी तब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। क्या है? कवरत्ती। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर के कितने बार युद्ध हुए हैं? तो टोटल अभी तक 3 बार युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध 1947 से 48 तक हुआ है। दूसरा युद्ध जो हुआ था 1965 में हुआ था, सर क्रीक विवाद है। और जो तीसरा विवाद है वह 1999 में हुआ है। इसे कारगिल का वार कहते हैं। क्या कहते हैं? यह कारगिल विवाद है। तो 3 बार आज तक हम कह सकते हैं भारत पाकिस्तान के मध्य में विवाद हो चुका है। अगला प्रश्न है, विश्व राजनैतिक और भौगोलिक सीमाओं व भूकंपीय गतिविधियों, ध्यान रखिएगा किस गतिविधियों की? भूकंपीय गतिविधियों के आधार पर कितने प्लेन इंगडल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर टोटल जो क्षेत्र बताए गए हैं ये 754 है। यह भी पूरी तरीके से आंकड़े पर आधारित प्रश्न है, इसको एज इट इज आंकड़े को आपको याद ही करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र शुष्क के अंतर्गत नहीं आता है? तो वैसे अगर देखा जाए महाराष्ट्र का कुछ पार्ट शुष्क होता है, राजस्थान का भी कुछ पार्ट शुष्क होता है, हरियाणा का भी कुछ पार्ट शुष्क होता है,
लेकिन अंडमान निकोबार यह विषुवत रेखा के समीप होने के कारण यह शुष्क नहीं है, बल्कि यह कैसा है, यह आर्द्र है। कैसा है, आर्द्र है और उष्ण है। इस आधार पर इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। तो जो 9 डिग्री चैनल है आप यहाँ देख सकते हैं, यह लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। तो लक्षद्वीप तथा यहाँ पर मिनिकॉय को अलग करने वाली जो संरचना है उसी को कहते हैं 9 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं, 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री जो चैनल है यह कवरत्ती और मिनिकॉय के मध्य में पाया जाता है, अर्थात इस पूछे गए प्रश्न का आंसर ए है। और वहीं पर आप देख सकते हैं इस मिनिकॉय और नीचे जो है, नीचे आप यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पर है मालदीव। क्या है, यहाँ पर है मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में भी एक चैनल है और इस चैनल का नाम है 8 डिग्री चैनल। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि लक्षद्वीप मिनिकॉय के मध्य में कौन सा चैनल है, तो 9 डिग्री है, जबकि मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में कौन सा है, 8 डिग्री चैनल। वहीं पर अगर आप भारत के पूर्वी तट पर जाते हैं तो अंडमान निकोबार है और अंडमान निकोबार के मध्य में कौन सा चैनल है, तो वहाँ पर 10 डिग्री चैनल। तो इस पर प्रश्न परंपरागत तरीके से बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे ही जाते रहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है। तो भारत का जो सबसे बड़ा, भारत ही नहीं बल्कि हम कह सकते हैं विश्व की जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है उसका नाम है माजुली आइलैंड। क्या नाम है, माजुली आइलैंड है। और यह जो माजुली आइलैंड है यह ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। और किस राज्य में बनाया गया है, तो असम राज्य में बनाया गया। किस राज्य में बनाया गया है, असम राज्य में बनाया गया है। इसी प्रकार से एक और आइलैंड है जिसका नाम हम कह सकते हैं मॉन्ट्रियल है। क्या नाम है, मॉन्ट्रियल। और ये कहाँ पर है, कनाडा में। कनाडा में भी एक आइलैंड है जो सेंट लॉरेंसिया नदी के द्वारा बनाया गया है, उसका नाम है मॉन्ट्रियल आइलैंड। तो नदी के द्वारा बनाए जाने वाले जो बड़े बड़े द्वीप हैं उसमें मॉजुली भी है और मॉन्ट्रियल भी है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि भारत अपनी वर्तमान स्थिति में 200 किलोमीटर दक्षिण स्थित होता, क्या कह रहा है, 200 किलोमीटर यदि दक्षिण स्थित होता या अर्थात यह इक्वेटर के समीप यदि होता, इसका तात्पर्य यही है, इसका मुख्य लक्षण क्या हो जाता। तो मुख्य लक्षण यही होता कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वह उष्ण हो जाता। पहला लक्षण तो यही है क्योंकि इक्वेटर के समीप आया जाएगा तो गर्मी बढ़ जाएगी। और दूसरे यहाँ पर वर्षा अधिक होगी तो इसका तात्पर्य आर्द्र हो जाएगा। और इस आधार पर यहाँ पर सदाबहार किस्म के वन पाए जाएंगे, अर्थात इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत का संघीय क्षेत्र जिसके 3 राज्यों में परिक्षेत्र हैं, तो 3 राज्यों में जो परिक्षेत्र है यह है पांडुचेरी। कौन है, पांडुचेरी। इसका विस्तार 3 राज्यों में है। कहाँ कहाँ है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु में। केरल में जो है उसका नाम है माहे। क्या नाम है, माहे। और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में तो उसका नाम है यनम। क्या नाम है, यनम। और अगर हम तमिलनाडु में बात करें तो उसका नाम है कराईकल और एक है पांडुचेरी। तो पांडुचेरी और कराईकल ये दोनों कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में हैं। यनम आंध्र प्रदेश में है और माहे केरल में है। तो इस प्रकार से जो केंद्र शासित राज्य पांडुचेरी है इसका विस्तार 3 राज्यों में है, इसलिए इस पूछे गए प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। और इस प्रकार से आज की यह प्रैक्टिस श्रृंखला हम यहीं पर विराम करते हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग जहां तक हो सकता है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे प्रमोट करें। हम लोग अब इस प्रैक्टिस श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।